नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी की कक्षा में आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 5 जहाँ चाह वहाँ राह के कठिन शब्द लेकर आए हैं। तो इसमें जैसे आपको पहले दिखाई दे रहा है, सबसे पहला शब्द है सांझ, जिसका हिंदी अर्थ होता है शाम का समय। और इसी शब्द को, सांझ को, अंग्रेजी भाषा में इवनिंग बोलते हैं। तो बच्चों, आप सबको हिंदी शब्द के अर्थ के साथ साथ उनका जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी भाषा में भी इन शब्दों को याद रखना है, ताकि हिंदी के साथ साथ आपके अंग्रेजी में भी ये शब्द आपके काम आए। तो नीचे मैंने सांझ की एक फ़ोटो लगा रखी है, आप इसको देख सकते हैं। शाम का समय कैसा होता है। चलिए अगला शब्द करते हैं। अगला शब्द है दाखिला। आप सब ने अपने विद्यालय में किसी न किसी कक्षा में दाखिला ज़रूर लिया, तभी आप इस विद्यालय के विद्यार्थी हैं। दाखिला का अर्थ होता है प्रवेश। जब कई बार हम बाहर से घर के अंदर भी प्रवेश होते हैं, इसी तरह से जब हम किसी जगह प्रवेश होते हैं तो उसको दाखिला बोलते हैं, और उसकी अंग्रेजी भाषा में उसको बोला जाता है एडमिशन। इस शब्द को आप भली भांति समझ सकते हैं। तो दाखिला का हिंदी अर्थ है प्रवेश, और प्रवेश को अंग्रेजी भाषा में एडमिशन बोलते हैं। अगला शब्द है परेशानी। परेशानी, साथ साथ में आप इसका उच्चारण भी करते रहेंगे। परेशानी को सरल शब्दों में अगर हिंदी भाषा में देखा जाए तो वो होता है समस्या। और अंग्रेजी भाषा में इसी शब्द को बोलते हैं प्रॉब्लम। जैसे आप सब अपने दोस्तों से जब बात करते हैं, अक्सर बोलते रहते हैं, अरे आज मुझे तो आज बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो उसी को हिंदी भाषा में परेशानी, सरल शब्दों में समस्या और अंग्रेजी में प्रॉब्लम। चलिए अगले शब्द देखते हैं। जो अगला शब्द है वो है अतिरिक्त। अतिरिक्त, इसको हिंदी भाषा में, सरल भाषा में बोलते हैं अधिक। और अंग्रेजी भाषा में इसी शब्द को बोला जाता है एक्स्ट्रा। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्रा। अगला शब्द है सुविधा। और इस शब्द को सरल हिंदी भाषा में बोला जाता है सहायता। जैसे हमारे विद्यालय में अलग अलग तरह की सुविधाएं हैं। हमारा विद्यालय आपको अलग अलग तरह की सहायता प्रदान करता है, जैसे कि स्वच्छ पानी और शौचालय की सुविधाएं और अन्य सुविधाएं, खेल की सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं। तो अन्य सुविधाएं जो विद्यालय आपको प्रोवाइड करवाता है, आपको देता है, तो उन्हीं शब्दों को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, और जिसको अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है फैसिलिटी। चलिए
अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है परिधान। मेरे साथ बोलेंगे, परिधान। परिधान को हिंदी भाषा में या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, परिधान को वस्त्र भी कहा जाता है। जैसे जो भी हम अपना तन ढकने के लिए जो भी कपड़ा पहनते हैं तो उसको बोलते हैं वस्त्र या परिधान, और अंग्रेजी भाषा में इसी को बोलते हैं ड्रेस। क्या बोलते हैं? ड्रेस। चलिए अगला शब्द है ठीकरे। आपकी इस पाठ में जहाँ चाहा वहाँ राह में ये शब्द आया है, ठीकरे। ठीकरे जो होते हैं, आपने कभी मिट्टी का बर्तन देखा है? मिट्टी का बर्तन अक्सर किसी वजह से या हाथों से गिरकर या अपने आप गिरकर, कई बार गिर जाते हैं तो वे गिरकर टूट जाते हैं और टूटकर अलग अलग टुकड़े उसके हो जाते हैं। उन्हीं मिट्टी के बर्तन के टुकड़े जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ठीकरे। क्या बोलते हैं? ठीकरे। और इसी शब्द को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है पोट्स हर्ड। पोट्स हर्ड। चलिए और कुछ नए शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द जो आपके सामने आ रहा है वो है डालियां। शब्द से मेरे साथ बोलेंगे डालियां। ये इसी पाठ का शब्द है। डालियां आपके आसपास बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ हैं और उन पेड़ों में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, अलग अलग शाखाएं होती हैं, अलग अलग आकार की होती हैं, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, कोई पतली। तो उन्हीं पेड़ की शाखाओं को बोलते हैं बेटा डालियां, और अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं ब्रांचेस। क्या बोलते हैं? ब्रांचेस। चलिए अगला शब्द है, क्या है? क्या आप मेरे से बोलने से पहले बता सकते हैं कौन सा शब्द है? पढ़िए। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने, तरकारी। क्या है? तरकारी। तरकारी, हालांकि आप इस शब्द से ज़्यादा फैमिलियर नहीं होंगे, मैं बता देता हूँ, फिर भी ये नया शब्द है आपके लिए, और इसी को हम बोलते हैं सब्जी। क्या बोलते हैं? सब्जी। आप सब सब्जी खाते हैं और आप अपने लंच बॉक्स में भी लेकर आते थे। तो जब इन सब्जी को दूसरी भाषा में तरकारी, या दूसरी सरल भाषा में या अन्य शब्दों में उसको तरकारी भी बोलते हैं। और अंग्रेजी भाषा में तरकारी को कहा जाता है वेजिटेबल्स। क्या बोलते हैं? वेजिटेबल्स। आपके सामने तो ये फोटो लगा रखा है, पिक्चर दिखाई दे रही है। तो अलग अलग तरह की सब्जियां होती हैं, और सब्जियां हमें ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि सब्जियां खाने से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होगा, और जो आजकल बीमारी चल रही है कोरोना वायरस, उससे हमें लड़ने की ताकत मिलेगी। ठीक है बच्चों, इसलिए अपने घर पर अलग अलग तरह की सब्जियां बनवाइए और उसको खाइए। चलिए, ये एक और आपके सामने एक नया शब्द आ रहा है जिसको बोलते हैं तख्ती। क्या बोलते हैं? तख्ती। इसमें आधा ख है, तख्ती। ये एक प्रकार की लकड़ी की एक पट्टिका होती है, लकड़ी की पट्टिका। आपके समय में तो नहीं है, लेकिन आप अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से बात करेंगे तो बेटा क्लास 5th तक, 5वीं कक्षा तक पुराने समय में लकड़ी की पट्टिका पर ही लिखा जाता था। जैसे आप इस फोटो में देख ही रहे हैं, लकड़ी की एक पट्टिका होती थी और उसके लिए स्याही बनाई जाती थी, और उस स्याही में लकड़ी की एक कलम को डबोकर और तब उस लकड़ी की पट्टी पर
लिखा जाता था। इसमें लकड़ी की पट्टी को तैयार करने के मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग होता था। तो एक लंबा प्रोसेस होता था और मैं आशा करता हूँ कि इस बारे में आप अपने घर के बड़ों से ज़रूर चर्चा कीजिए कि आप बचपन में क्या तख्ती पर पढ़ते थे, तख्ती पर लिखते थे। अगर वो हाँ कहे तो आप उनके अनुभव को जानिए और शायद आपको एक नई बात और एक बड़ी आनंददायक बातों का आपको पता चलेगा कि आपके माता पिता, आपके दादा दादी कितनी कठिन परिस्थितियों में पढ़े हैं और कितनी मेहनत करते थे वो पढ़ने के लिए। आज के समय में बेटा आपके लिए तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको और ज़्यादा आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है। और इसी तख्ती को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं बोर्ड। क्या बोलते हैं? बोर्ड। एक हमारा ग्रीन बोर्ड भी होता है क्लासरूम में, है ना, वो भी ग्रीन बोर्ड होता है। एक हमारा वाइट बोर्ड होता है, एक हमारी एक्टिविटी रूम में इंटरेक्टिव बोर्ड है। तो अलग अलग तरह के बोर्ड होते हैं, तो उनको तख्ती बोलते हैं जिस पर हम लिखते हैं। चलिए अगला जो शब्द आपके सामने आ रहा है वो है इस्तेमाल। क्या है? इस्तेमाल। इस शब्द को हम एक और नाम दे सकते हैं, क्या? प्रयोग। क्या बेटा? प्रयोग। तो प्रयोग जो है, प्रयोग को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है यूज। क्या बोला जाता है? यूज। ठीक है बेटा। चलिए थोड़ा सा कंप्यूटर की वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द जो है वो अगला शब्द है अनूठी। क्या है? अनूठी। अनूठी को हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। आप सब इसको पढ़ने की कोशिश करिए। दो शब्द मैंने यहां पे दिए हैं, बताइए क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं अद्भुत या बेमिसाल। क्या? अद्भुत या बेमिसाल। और अंग्रेजी भाषा में इसी को बोला जाता है यूनिक। क्या बोला जाता है? यूनिक। चूंकि बेटा आप सब, हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है। प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है। सब बच्चे अनूठे होते हैं, अद्भुत होते हैं, बेमिसाल होते हैं, यूनिक होते हैं। तो बेटा अपनी प्रतिभा को पहचानिए, उसको निखारिए, वही जीवन में आपके काम आने वाली है। चलिए अगला शब्द है मिसाल। क्या है? मिसाल। अक्सर आपके घरों में आपके अध्यापक भी आपको अलग अलग उदाहरण देकर आपको अपनी बातों को समझाते हैं। अक्सर जो मैथ्स के जो टीचर हैं वो भी आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाते हैं। तो मिसाल को हम बोल सकते हैं क्या? उदाहरण। मिसाल शब्द का अर्थ क्या है? उदाहरण। और इसी को बोलते हैं एग्जाम्पल। क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल। आप मेरे साथ साथ शब्दों को बोलते भी रहें, आपका उच्चारण भी होता रहेगा और आप याद भी करते रहेंगे। चलिए अगला शब्द है विष। क्या है? विष। विष को जहर भी बोलते हैं, है ना। आपने देखा होगा ना, विषैला सांप कहीं कहीं दिखाई दे जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके सांप के मुंह पर जो है ना, मुंह में जो उसके विष होता है, जहर होता है, जिसको खाने पर या जिसको अगर कोई इंसान उसके संपर्क में आ जाए, उसके खून के संपर्क में आ जाए, तो इंसान की तुरंत मृत्यु हो सकती है। और उसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं पॉइजन। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइजन। चलिए अगला शब्द है कुदरत। कुदरत सुना होगा आपने टीवी में कई जगह, कुदरत का कहर, है ना। तो कुदरत को हम प्रकृति भी बोलते हैं। प्रकृति। कुदरत का अर्थ क्या है? प्रकृति। और अंग्रेजी भाषा में इसी को बोलते हैं नेचर। क्या बोलते हैं बेटा?
नेचर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सब को ये शब्द और उनके अर्थ अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे और साथ साथ में आप सब याद करने की कोशिश भी कर रहे होंगे। चलिए बेटा, अगला शब्द है माहिर। क्या है? माहिर। जैसे मैंने बताया सब बच्चे यूनिक हैं, अद्भुत हैं, बेमिसाल हैं। क्यों? क्योंकि आप जो है किसी न किसी काम में माहिर जरूर होंगे। कोई बच्चा पढ़ने में माहिर होता है, कोई बच्चा दौड़ने में माहिर होता है, कोई बच्चा तो यहां तक कि लॉकडाउन में देखा गया कि सोने में माहिर है, 8-8 10-10 घंटे सो रहा है ना। चलिए, ये तो मजाक की बात थी। तो माहिर का जो अर्थ होता है वो होता है कुशल। क्या होता है? कुशल। और इसी को बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में स्किल्ड। क्या बोलते हैं? स्किल्ड। अपने आसपास कुछ प्रोफेशनल लोगों को देखा होगा, व्यवसायी लोगों को देखा होगा। कोई जो है लोहे का काम करता है, कोई लकड़ी का काम करने में माहिर है ना। कोई जो है पत्थर मकान बनाने में, पत्थर तोड़ने में माहिर है, मकान बनाने में माहिर है। तो ये सब लोग कौन हैं? ये सब स्किल्ड लोग हैं, ये कुशल लोग हैं सब, है ना। और जो कुशल होता है, जो माहिर होता है अपने काम में, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसलिए आपको हमेशा कहा जाता है अभी जो आपका कर्तव्य है, जो आपको अपनी स्किल जो डेवलप करनी है, वो आपको डेवलप करनी है। क्या? अपनी पढ़ने की और समझने की जो स्किल्ड है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करनी है बेटा। ठीक है, चलिए अगला शब्द लेते हैं। अगला शब्द है कशीदाकारी। कशीदाकारी। कशीदाकारी, ये जो पहला जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये कशीदाकारी का फोटो है। ठीक है, और इसी को लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। तो लखनऊ में इसी काम को बोला जाता है चिकनकारी, है ना। चिकनकारी। तो और चिकनकारी का फोटो ये है आपके सामने। इन ये दोनों जो काम हैं जो आपके सामने हैं, इनको एक नाम दिया जाता है, उसको बोलते हैं कढ़ाई। क्या बोलते हैं? कढ़ाई। और अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी। ठीक है बेटा, क्योंकि ये शब्द जो है सीधे सीधे आपके पाठ से जुड़ा हुआ है, तो आपको इसका अर्थ समझ में आना चाहिए। मैंने इसलिए फ़ोटो भी डाल दिया है ताकि आपको समझने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखते हैं। ये शब्द भी आपके सीधे सीधे पाठ से जुड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं टांका। क्या बोलते हैं? टांका। टांका जो है, अगर आपके घर पे सर्दियों में आपने देखा होगा, आपकी मम्मी, आपकी दादी जी आपके लिए स्वेटर बुनती है ना। तो वो कुछ टांके लगाने के लिए कुछ सिलाइयों का प्रयोग करती हैं, है ना। और वो सारा काम हाथ से किया जाता है। तो ऐसे ही तो टांके को जो बोला जाता है वो बोलते हैं हाथ की सिलाई। हाथ का जो काम होता है उसको बोलते हैं टांका। और इसी को अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है स्टिचेस। क्या बोलते हैं बेटा? स्टिचेस। तो आप सब इनको याद करते रहेंगे मेरे साथ साथ। और ये जो फोटो दिए जा रहे हैं ये आपके समझने के लिए ही दिए जा रहे हैं। देखो पहले फोटो में देखिए, ये सुई धागे से टांका लगाया जा रहा है ना। दूसरे फोटो में देखिए आप लोग, ये भी हाथ का ही काम है। क्योंकि इला सच्चानी जो करती थी, आप जानते ही हैं, इला सच्चानी अपने हाथ से टांका नहीं लगाती थी। वो तो इतनी माहिर थी, इतनी स्किल्ड थी, वो तो पैरों से टांका लगाती थी, है ना। हमें तो इला सच्चानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। और ये तीसरा फोटो भी आप देख सकते हैं, ये भी हाथ का ही काम है। चलिए अगला शब्द है ठान लेना। इला सच्चानी ने ठान लिया था कि मैं जो है कसीदाकारी सीख कर ही रहूंगी, और उसने वो करके दिखाया। इसलिए ठान लेना को बोला जाता है, ठान लेना का अर्थ है निश्चय कर लेना। क्या है?
निश्चय कर लेना। ये इला सचानी ने ठान लिया था और उसने करके दिखाया। और ठान लेना को अंग्रेजी में बोलते हैं डिसाइड। इसलिए बेटा आपको डिसाइड करना चाहिए अपनी लाइफ में कि हमें क्या करना है। अगर आज आपने डिसाइड कर लिया कि सर ने जितने भी शब्द और अर्थ हमें आज पढ़ाए हैं उनको याद करना है, तो याद करना है, उनको छोड़ना नहीं है बेटा किसी तरह। क्योंकि जब इला सचानी अपने पैरों से कसीदाकारी सीख सकती है तो बेटा भगवान ने हमें तो अच्छी तरह से स्वस्थ बना रखा है ना। हम तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला शब्द है घुटने टेकना। दरअसल ये शब्द जो है एक हिंदी का मुहावरा है, घुटने टेकना। और इस मुहावरे का अर्थ है हार मान लेना। क्या? हार मान लेना। जब अक्सर हम कोई काम करते हैं और वो हमसे हो नहीं पाता, क्या बोलते हैं हम कि सॉरी मुझसे ये काम नहीं हो पाया। ठीक है, हम हार मान लेते हैं कि ये काम मुझसे नहीं हो पाया। तो उसी को बोलते हैं क्या? घुटने टेकना, जिसका अर्थ है हार मान लेना। और अंग्रेजी भाषा में इसी को बोलते हैं सरेंडर। क्या बोलते हैं? सरेंडर है, सरेंडर कर देना। अक्सर सीमाओं पे आपने देखा है आजकल जो है इंडिया और चाइना के सैनिकों के बीच में झड़प हुई और हमारे बहादुर सैनिकों ने बिना निहत्थे, बिना हथियार के उनको घुटने टेकने पर, उनको हार मानने पर, उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। चलिए अगला शब्द है नवीनता। नवीनता है ना। नवीनता का अर्थ होता है नयापन। नयापन। कोई जब कहीं पर हमें नयापन लगता है, नयापन हमें कहाँ लगता है? हमें अगर हम ध्यान से देखें तो हर दिन हमें कहीं ना कहीं नयापन दिखाई दे सकता है। वो मौसम में नयापन दिखाई दे सकता है ना। वो हमें किसमें? वो हमें अपने घर में नयापन दिखाई दे सकता है। अपनी मम्मी रोज़ाना नई नई सब्जियां बनाती है हमारे लिए रसोई घर में, वो भी नयापन है ना। तो हम अपने विचारों में भी नयापन ला सकते हैं। हम रोज़ाना ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से नई नई बातें सीखते हैं, तो उसको भी हम नयापन बोल सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं न्यूनेस। न्यूनेस। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज आपके शब्द और मैं आशा करता हूँ आप सब इन शब्दों को अच्छे से याद कर लेंगे। न केवल याद करेंगे बल्कि अपनी हिंदी की कॉपी में जैसे यहाँ पर मैंने लिख कर दिए हैं वैसे ही आप लिखेंगे और जो जो बातें मैंने इनके साथ बताई हैं उन बातों के माध्यम से आप जीवन भर इन शब्दों को अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में याद रखेंगे। क्योंकि जो शब्द होता है वो वही आपकी विद्यार्थी जीवन की पूंजी होती है। जिस बच्चे के पास जितने शब्द होते हैं वो बच्चा उतना ही विद्या में धनी होता है। चलिए बेटा, धन्यवाद।